ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ये शेयर किया है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। मतलब As you experience, as you create। कहते हैं कि जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा ही आप क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ आपको अच्छा क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके अनुभव अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे अनुभव अच्छे नहीं होते हैं या जब हम अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, बहुत से लोग हम में से क्या होता है, कुछ अच्छा करने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये जब अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे थे तो इन्होंने अपने उस दौर के अनुभवों से प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की। और इनके जीवन का ये कठिन दौर था, वो ये था कि ये मेंटल इलनेस और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी से ग्रसित थे। और इन्होंने अपने उस दौर के अनुभव से प्रेरणा लेकर थम्स अप फाउंडेशन की स्थापना की और आज इसी फाउंडेशन के द्वारा ये लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमारी इस पेशकश रुद्रा टॉक्स के एक नए और शानदार एपिसोड में। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड के गेस्ट डॉक्टर हार्दिक जोशी का रुद्रा टॉक्स में। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हार्दिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा आपसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। ये उन दिनों की बात है, 2008 के साल की बात थी, जब मैं बीएससी में पढ़ रहा था। शुरुआती दिनों में मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, बट थोड़े समय बाद जब परिस्थितियां विकट होने लगी तो मेरे से नहीं रहा गया और मैंने मेरे फादर को ये बताया कि पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मुझे कृपया मदद कीजिए, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। एंड देन ही टुक मी टू द साइकियाट्रिस्ट। मतलब वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए। फॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मतलब मेरे पेरेंट्स जो है वो, मेरे आंटी, जिनकी बदौलत अगर मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उनकी बदौलत, क्योंकि जो मेरी परिस्थिति थी, when I was a patient of severe depression and OCD, obsessive compulsive disorder, मेरे लिए वो उसका सामना करना बहुत बहुत डिफिकल्ट था। तो फैमिली मेंबर्स की वजह से और प्रोफेशनल हेल्प की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मेरा पॉइंट इसमें ये था कि जैसे आपने बताया कि बीएससी के दौरान का ये इंसिडेंस है जब आप बीएससी कर रहे थे। सो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा मतलब कुछ एक अचानक से आपको लगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, तो कुछ अगर आप उन परिस्थितियों के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई इस मेंटल डिसऑर्डर की। हाँ, वैसे रिसर्च के अनुसार यूजुअली अगर कोई पर्सन ओसीडी से पीड़ित होता है तो करीबन 6 से 7 साल तो उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये रिकॉल कर सकता हूँ कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे थोड़ा बहुत तो अनयूजुअल महसूस होता था। मतलब मेरे केस में क्या था, मुझे कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे और वो मुझे इतना सताने लगे जैसे जैसे टाइम पसार होता हुआ कि मैं अपने दैनिक जो एक्टिविटीज है, डेली जो रूटीन एक्टिविटीज है, उसको भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक मोमेंटरी नहीं था कि मतलब एक हादसा हुआ या फिर एक इंसिडेंट हुआ ऐसा कि जिस वजह से मुझे ये डिप्रेशन और ओसीडी हुआ। बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक 5-6 साल
एक लंबा प्रोसेस था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ये एक आपके लिए नॉर्मल सिचुएशन थी, 5-6 साल का जो आप पीरियड बता रहे हैं कि उस दौरान उसके बाद आपको रियलाइज हुआ। सो इट मीन्स कि कोई भी चीज़ ऐसी मोमेंटरी नहीं थी कि जैसे अगेन वही कोई इंसिडेंट होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे आपको लगता है कि नहीं आप एक डिप्रेशन में चले गए उस इंसिडेंट की वजह से। बट आपके साथ आई थिंक कि ये नॉर्मल सिचुएशन थी कि आप उस तरीके के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड थी। ओके, सो मतलब मैं डील कर रहा था मेरे हिसाब से, बट वो होता है ना कि मतलब अगर कोई एक समस्या है तो उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम उसका हल नहीं निकालते तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। राइट। तो मैं मेरे हिसाब से मुझे जो आता था, मैं जो समझता था एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, वो मैं करता रहता था। बट लेटर ऑन मैंने जैसे बोला कि जब मैं बीएससी में आया तब सिचुएशंस काफी खराब थी। ओके, सो अब बात आती है कि आपने बीएससी की, एमएससी की, देन केमिस्ट्री में, देन पीएचडी भी की, आई थिंक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से आपने वहाँ से डॉक्टरेट भी किया, एंड देन डॉक्टरेट के बाद आपका कैरियर एज यूजुअल नॉर्मल आप टीचिंग लाइन में थे। सो आपको ये कब रियलाइज हुआ कि एक तो था कि आपने उस जो बीमारी है मेंटल डिसऑर्डर, वो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पर फेस किया, और फिर उसके बाद आपने एक अच्छी खासी जर्नी भी कवर कर ली। सो ये ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं आपको भी लोगों के लिए या इस तरीके के कॉज के लिए आगे आना चाहिए? वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं ना तो 2008 में मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई साइकियाट्रिस्ट से, और मैं उस टाइम पे बहुत विचलित था। मतलब मैं उनके सामने फूट के रो रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? मैंने बोला सर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, मेरे कजिन्स है, वो सब अच्छे से लाइफ जीते और मुझे ये क्यों तकलीफ हो रही है? तो उन्होंने बोला कि आपको पता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को तकलीफ होती है। और वो मुझे थोड़ा क्लिक कर गया कि अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, साइकियाट्रिस्ट या कोई प्रोफेशनल ऐसे तो नहीं बोलता। और उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि आप अपनी जो तकलीफ है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करो, कि मतलब ओसीडी क्या है, डिप्रेशन क्या है। तो वहां से मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च शुरू किया, एंड वो जो 6-7 साल का एक टाइम था 2008 to 13, जब तक मेरा पीएचडी खत्म हुआ, तब तक ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस थे जिस वजह से मुझे बहुत अफसोस होता था। मतलब कि लोग अगर किसी पर्सन को तकलीफ है मेंटल हेल्थ का, तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने की बजाय उसको अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी वो मुझे अंदर बहुत हर्ट कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ हो रहा था, बट इसलिए कि ये ह्यूमन वैल्यूज में नहीं आता किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। और जब 2013 के बाद मतलब अगस्त 2013 में जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब एक्सेप्ट की, एक गांधीनगर यूनिवर्सिटी है वहां पर, गुजरात का जो कैपिटल है, और उन दिनों मैंने सोचा कि मुझे ट्रैवल करना है डेली, एंड द डिस्टेंस वाज 220 किलोमीटर्स आने और जाने का। तो वो ट्रैवलिंग में मैं कई ऐसे लोगों से मिला कि जिन्होंने मेरी जिंदगी जीने का नजरिया चेंज कर दिया। और ये तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं पक्का कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा ताकि जिनको भी ऐसी समस्या है वो लोग चैन से जी सके। तो जब मैं ये कम्यूट कर रहा था उस टाइम मैंने लिखना शुरू किया, और मेरा एक मेथड था कि मैं 1 घंटे का अगर एक लेक्चर है तो मैं 45 to 50 मिनट्स मैं स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाता था, और जो रिमेनिंग 10-15 मिनट्स है उसमें मैं लाइफ स्किल्स पढ़ाता था, लाइफ लेसन्स, जो कि बहुत जरूरी है
और वो किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाए जाते। तो ये करने से मुझ में एक जो कॉन्फिडेंस आया, और 2013 में जब 2012 में मैं जब मेरे दूसरे साइकियाट्रिस्ट से मिला, उन्होंने मुझे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिखाई। तो जब वो मैं थेरेपी सीखा तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा था और लोगों के साथ क्या हो रहा है, मतलब जब वो ऐसा कुछ सफर करते हैं। तो मैंने भगवान से एक प्रॉमिस किया था जब मैं वो सफर कर रहा था तब, कि मैं अगर ठीक हो जाता हूं तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करूंगा, ताकि हमारी सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ को या इलनेस को एक एक शाप के रूप में देखा जाता है, एक कर्स के रूप में, वो मैं चेंज कर पाऊं। और बस 2014 में 24 सितंबर को मैंने थम्स अप पेज की शुरुआत की, और मेरा इंटेंशन वही था कि मुझे मेरे आसपास जो भी लोग हैं मेरे से कनेक्टेड है, उनके साथ मुझे अच्छे से रहना है, उनके साथ मुझे मैंने जो सीखा है वो शेयर करना है, ताकि वो लोग कॉन्फिडेंस से जी सके। तो अब इसमें बात आती है कि आपने जैसे कहा कि आप उस दौर से गुजर रहे थे, आपने बहुत सारी चीज़ें लाइफ के ड्यूरेशंस में अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज की, क्योंकि आपके साथ तो था ही एक तरीके से, लेकिन समाज में भी जब लोग आपको इस तरीके के मिलते थे जो मेंटल इलनेस या ओसीडी के शिकार थे, एंड देन उनके साथ लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, सो देन आपको रियलाइज हुआ कि इस तरीके कुछ करना है थम्स अप फाउंडेशन या थम्स अप पेज के थ्रू। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे एक मेंशन किया कि गांधीनगर यूनिवर्सिटी में जो आप टीचिंग करते थे केमिस्ट्री के लिए, सो अब उसमें आप जो कम्यूट करते थे, सो उसमें आपने जिक्र किया कि उस दौरान आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे जिनके थ्रू भी आपको एक प्रेरणा मिली, एक इंस्पिरेशन या एक मोटिवेशन मिला कुछ करने के लिए। सो क्या कुछ एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उसमें से? हाँ, काफी एक्सपीरियंसेस है। अगर मैं मतलब मैंने ऐसा भी सोचा है कि मैं एक कम्यूटिंग डायरीज करके एक बुक पब्लिश करूंगा इसके ऊपर, जिसमें ये सब स्टोरीज होगी, और ये जो सारी स्टोरी होगी वो रियल लाइफ स्टोरीज है, और कॉमन पीपल के साथ जब मिलके हम उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं वो बात मैं आपके आंसर देना चाहता हूं कि मैं एक सबसे बड़ी जो मेरे लिए सीख थी वो थी कि जिंदगी जीने के लिए पैसे या डिग्री नहीं चाहिए। जिंदगी जीने के लिए वो एक जज्बा चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो 40, 50, 55 साल के हैं, और वो 5,000, 8,000 या 10,000 में महीना में नौकरी करते हैं, बट वो लोग बहुत खुश हैं। और मैंने ये भी देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग महीने में 70-80 हजार रुपए कमाते हैं या लाख रुपए कमाते हैं, बट वो लोग इतने हैप्पी नहीं है, क्योंकि उनके जो डिजायर्स है, मटेरियलिस्टिक गोल्स है, वो अलग है। तो ये एक सबसे बड़ी सीख थी मेरे लिए कि अगर मुझे जिंदगी जीनी है तो मुझे पैसे की जरूरत है, बट इतनी भी नहीं है कि बस मैं सिर्फ उसके पीछे ही भागता रहूं। तो वो एक सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन था मुझे। और जैसा मैंने बताया कि सितंबर 2014 में मैंने ये शुरू किया थम्स अप फाउंडेशन। उसके एक साल बाद जब अक्टूबर 2015 आया, तो ऐसा था कि मैं दोनों चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा था, मेरे फाउंडेशन और मेरी जॉब। और मैं सोच रहा था कि मुझे एक साल के लिए तो ब्रेक लेना चाहिए फ्रॉम जॉब। बट जैसा कि आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में ये एक बहुत विडंबना है कि हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की, आंटी से बात की, और आई एम लकी, मैं इसलिए मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं एक खुशनसीब इंसान हूँ कि जिसको ऐसा फैमिली मिला है जो मेरे हर डिसीजन में मुझे सपोर्ट करता है। तो
On 8th of October 2015, I left the job of an assistant professor and I started working for the foundation full time. क्योंकि मुझे जब मैंने जॉब छोड़ा उस टाइम पे मैंने मेरे आंटी से बात किया था कि आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलेगा और मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि लोग खुद को अकेला ना समझे, स्पेशली जो लोग ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज से सफर कर रहे हैं। और ये मुझे एक ताकत मिली जब मैंने मेरा खुद का स्टोरी एक मेरे ब्लॉग पे शेयर किया। तब मुझे ना सिर्फ इंडिया से बट अक्रॉस द ग्लोब काफी सारे लोग ऐसे मिले जिनको बहुत रिलीफ महसूस हुई कि चलो हमारे जैसा भी कोई है जिसने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में मतलब फ्रेंड्स होते हैं या फिर हम जहां पर काम करते हैं, हम लोग यही बोलते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसको शेयर मत करो, और उसमें भी अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में कोई तकलीफ है तो गलती से भी किसी को मत बोलना, अदरवाइज वो बहुत दिक्कत होगी आपके लिए। बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना है। तो वो एक शाम को जब मैं बैठा था और मुझे अंदर से हुआ इंट्यूशन जिसे बोलते हैं हम, वो मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि नहीं, मुझे मेरी स्टोरी शेयर करनी चाहिए। और मैंने सिंपली स्टोरी शेयर की एंड या आई मीन यस, दिस इज माय जर्नी। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब जो उस स्टोरी को जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक रहता है कि नहीं, हम अपने जो कहते हैं ना पेन को छिपा लें, कहीं ना कहीं दर्द को छिपा लें, वो आपने छिपाया नहीं एंड शेयर किया, और उससे कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ। तो अब इसमें बात आती है कि आपने ब्रेक लिया अपनी जॉब से एंड देन आपने इसको फुल टाइम कमिट किया अपने फाउंडेशन को, अपने पेज को, एंड देन आपने फिर से आई थिंक जॉब स्टार्ट की उसके बाद, राइट? उसके बाद आपने फिर से जॉब स्टार्ट की एंड देन फिर अगेन आप शायद आप फुल टाइम अपने फाउंडेशन के लिए कमिट हैं। और इस बीच में आपने जो मैं देख रहा था आपकी जर्नी, उसमें ये था कि आपने 2 बुक्स भी पब्लिश की हैं, राइट? सो थोड़ा सा इसके बारे में भी अगर आप मतलब शेयर करें कि किस तरीके से आपने जब वापस ज्वाइन किया अपनी जॉब को एंड देन फिर से क्विट किया, सो वो एक क्या फेज रहा कि आपने फिर कंप्लीटली ही जॉब अपनी लेफ्ट कर दी, एंड सेकंड पॉइंट कि आपने बुक लिखने के लिए जो आपको इंस्पिरेशन रही या किस तरीके से आपने फाइंड आउट किया कि किस टॉपिक पर बुक लिखनी है, वो सब चीजें कैसे आपने प्रोसेस की? यस, जब मैं कम्यूट कर रहा था तब, और मेरे खुद के जो एक्सपीरियंसेस थे वो सब का जब मैं ऐसे वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर एक इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई सपना होता है कि उसे कुछ करना है। बट अगर हम बात करें तो अभी करीबन 7.8 बिलियन पीपल है धरती पर, राइट? 780 करोड़ से भी ज्यादा, और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। बट ओनली फ्यू ऑफ देम, बहुत कम लोग हैं जो ये डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, मुझे मेरे सपनों की लाइफ जीनी है। और उसमें से भी काफी कम लोग हैं कि जो लोग ये कर पाते हैं। तो मैंने उन लोगों पे फोकस किया कि ऐसा क्या था उनमें कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। और मेरी खुद की जो एक मनोदशा थी, मतलब मैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ये शेयर किया है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। मतलब मुझे ऐसे मैंने सोचा था ऐसा कि यार ऐसा करना चाहिए, बट मैंने नहीं किया। वो ऊपर वाले की मेहरबानी गिनिए, फैमिली का सपोर्ट गिनिए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे नेवर गिव अप के बारे में कुछ लिखना है, कि कैसे हार ना मान। और अगर किसी को ये सोच डेवलप करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं,
और जब मैंने जॉब छोड़ा तो ऑनेस्टली मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक बुक पब्लिश करूंगा। मैंने यही सोचा था कि मैं मेरे ब्लॉग्स पे आर्टिकल लिखता रहूंगा। बट एक सुबह, मतलब करीबन यही टाइम हुआ था जब मैं मेरे एक यूएस में रहते हुए फ्रेंड है, जो मतलब फेसबुक फ्रेंड है, पेन फ्रेंड, वर्चुअल फ्रेंड, उनका नाम है पैम पैकर। तो हमारा डिस्कशन हो रहा था एंड एट दैट टाइम she suddenly told me that Hardik, I can see that you will write a book within a year or two, and that clicked me. मतलब वो एक स्पार्क था मेरे लिए। मुझे भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था कि उसने भी ऐसे ही बोला था, but she said that I feel that, and I thought, I mean, let me think about it. तो फिर वहां से मैंने अक्टूबर 2015 में जब जॉब छोड़ा तो नेक्स्ट मंथ से मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, और करीबन अप्रैल में मैंने मेरा रिसर्च के साथ मैन्युस्क्रिप्ट खत्म किया। फिर वो जो एडिटिंग और रिवीजन और वो सब होता है वो चला, और दिसंबर 2016 में मैंने मेरा फर्स्ट बुक पब्लिश किया, जो ये है, हाउ टू डेवलप अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। शायद ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, आई विल शेयर द डिटेल्स। और जब मैंने पब्लिश किया था तब मैंने कुछ सोचा नहीं था, मुझे ऐसा ही था कि बस मुझे ये मैसेज पहुंचाना है लोगों को। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज की तारीख में वो अमेज़न की बेस्ट सेलर है, और करीबन 13,000 से भी ज्यादा कॉपीज इसकी सेल हो चुकी है अक्रॉस द ग्लोब। 700 से भी ज्यादा इसके पॉजिटिव रेटिंग्स एंड रिव्यू है, विद एन एवरेज ऑफ 4.5 आउट ऑफ 5। तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आज भी कोई मुझे पूछता है कि आपका ये सक्सेस का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो मेरा सिंपली एक ही आंसर होता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब मुझे ये नहीं मालूम, मैं बस सिर्फ करता गया और कारवा बनता गया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप अपनी जर्नी बस कंटिन्यू करते रहे और चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। ब्यूटीफुल। अब इसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में, मतलब पहले से भी था, बट अभी आपने जैसे बता रहे थे, सो इट वाज द पॉइंट कि एट वन स्टेज ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। सो इसके बारे में थोड़ा सा, मतलब कि ऐसा क्या अचानक से, बिकॉज सुसाइड इज द समथिंग कि भाई आपके दिमाग में सबसे लास्ट स्टेप होता है, बिकॉज स्टिल एक इंडिविजुअल के लिए सबसे पहली चीज होती है, चलिए अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्त यार से, या जो भी है अराउंड दी सराउंडिंग, सो आप उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोशिश करते हो, हाथ पैर मारते हो कि हाँ कुछ किया जाए, बट सुसाइड इज द लास्ट स्टेप। सो व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि आपने इतना सोच लिया या इतना आपके दिमाग में आ गया? एक्चुअली मेरा ये मानना था, और वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मैं ये कह सकता हूँ दावे से, कि मैंने, मतलब मैं जो सफर कर रहा था वो मैंने किसी से शेयर नहीं किया था बहुत लंबे टाइम तक, और वो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे यही सोच रहा था कि यार ये मेरी अगर तकलीफ है तो मुझे पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो हमको एक होता है ना कि उनको भी क्यों तकलीफ दे ऐसी, ये सब शेयर करके, लेट मी मैनेज बाय माई सेल्फ। बट वो नहीं हो पा रहा था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उनको बताऊं या ना बताऊं, बताऊं तो कैसे बताऊं, मतलब क्या करूं। तो वो जो एक दुविधा थी वो मुझे एक ऐसे स्टेज पे लेके गई। और दूसरा कि ये जो मैंने देर लगाई बताने में, देखिए हम सबको पता है कि अगर कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाता है तो वो इजी रहता है पेशेंट के लिए उसको ओवरकम करने में। बट वही कैंसर अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला जाता है तो वो बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है, एंड उससे रिकवरी होना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नामुमकिन है, बट बहुत तकलीफदायक होता है। तो सेम यही था और सेम यही है कि मेंटल हेल्थ जो है उसको हमें कभी नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है वो भी अगर हम सही समय पे इनिशियल स्टेज में
उसको हम उसको रेक्टिफाई करके, उसको आइडेंटिफाई करके अगर उसके ऊपर काम करें, प्रोफेशनल हेल्प लेके, फैमिली के सपोर्ट से, बिहेवियर थेरापिस्ट से, तो ये नौबत नहीं आती है जो सुसाइड वाले ख्यालात आते हैं। तो मैं मतलब मेरी ये सबसे गुजारिश है कि अगर ये कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो कृपया बताएं। आप पेरेंट्स को बता सकते हो, आप फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर आप उसमें भी हिचकिचा रहे हो तो मैं मेरा डिटेल्स भी शेयर करूंगा, आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो यही है कि इसको अकेले फेस करने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो गलती ही इंसान को वो सुसाइडल थॉट्स की ओर ले जाती है। बहुत सही। कहीं ना कहीं जब हम नेग्लिजेंस की वजह से प्रॉब्लम्स को ओवरबर्डन करते जाते हैं एंड देन वो क्यूमुलेटिव होके फिर वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता है आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं फिर आप फेस नहीं कर पाते हैं। सो अमेजिंग। मतलब मैं सरप्राइजिंगली मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपके साथ जब इस तरीके से डिस्कशन कर रहा हूँ। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको इस तरीके के थॉट्स भी आते थे, तो आज आप किस तरीके से आपने आपको ओवरकम किया, चैलेंजेस फेस किए एंड देन सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अपनी लाइफ को। सो अब एक पॉइंट था मेरा इसमें कि आपने एक बुक लिखी, हाउ टू डेवलप अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, दैट इज परफेक्ट कि ठीक है। लेकिन सेकंड बुक का जो टाइटल है आपका, हाउ टू बी अ लूजर। सो एक होता है कि कहीं ना कहीं जब हम मतलब चाहे ये कह लीजिए कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या उस तरीके से हम कहते हैं ना हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, हाउ टू बी अ विनर, हाउ टू अर्न प्रॉफिट ऑफ इतने जस्ट लाइक सम, हम कुछ एक अमाउंट रख देते हैं, बट हाउ टू बी अ लूजर, ये टाइटल किस तरीके से आपके दिमाग में आया, क्या थॉट्स रहे इस पर्टिकुलर बुक को लिखने के लिए? मैं ये भी मतलब मैंने जब ये फर्स्ट बुक पब्लिश किया उससे पहले ही ये कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में कि, और मैंने मतलब थोड़ा काम भी शुरू किया था इसके ऊपर, बट ये बुक का अगर हम बोलते हैं ना, वो जो एक सीड जो मैंने प्लांट हुआ था मतलब मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो जब मैंने मतलब मैं जो ट्रैवल कर रहा था, मैंने जब आपको बोला तब मैं जो ब्लॉग लिख रहा था, तो वहां पर मैंने एक ब्लॉग लिखा था, वी मस्ट बी अ लूजर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया विनर होने के पीछे पड़ी है, और वो विनर बनने में कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बट वो जो सफर है, वो जो जर्नी है, उसमें आप ऐसा ठान लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे विनर बनना है, एट दैट टाइम प्रॉब्लम्स शुरू होती है, वो गलत है। आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ऐसा क्यों, एक टाइम पे आप बोल रहे हो नेवर गिव अप एटीट्यूड बनाओ, और एक टाइम पे बोल रहे हो आप लूजर बनो। तो मेरा ये कहना था कि हमें विनर बनना है, बट एथिकल विनर बनना है, राइट? कुछ भी करके मतलब उसमें हम झूठ बोल सकते हैं, उसमें हमको जेलसी फील होता है, उसमें हम इगोइस्ट भी बन सकते हैं। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि सक्सेसफुल बनना है, विनर बनना है, तो सबसे पहले हारना सीखो, और वो जो हारना है वो है हमारा डर, हमारी जेलसी, जो ईर्ष्या हम कहते हैं, हमारा जो प्रोक्रास्टिनेशन है, मतलब जो एक लेजीनेस होती है हमारी, या फिर एक जिसको हम बोलते हैं ना काम को डिले करना, वो है। एक हमारी जो सेल्फिशनेस आ जाती है जब हम ऐसे मिशन पे होते हैं। तो जब ये सारी क्वालिटीज जो है, जिसको हम नेगेटिव ट्रेट्स बोलते हैं, वो अगर आप हारोगे तो आप ऑटोमेटिक विनर बनो। तो ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्या है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एंटी सोशल हूं, बट हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है कई जनरेशन से। इसमें हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का भी कोई मतलब ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं है, बट हमको ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमको
फ्रॉम चाइल्डहुड एक हैबिट बनाई जाती है कि हमें ये करना है, हमको 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छा पढ़ना है, अच्छी डिग्री होनी चाहिए, अच्छी जॉब 22-23 साल या 25 साल की उम्र में होनी चाहिए, 30 साल तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, 35 तक आपका फैमिली हो जाना चाहिए, आपका घर होना चाहिए। तो ये जो एक सोसाइटल डेफिनेशंस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं इनके अगेंस्ट हूं, बट यही है ऐसा नहीं है, या यही होना चाहिए ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि, और मैंने ये देखा भी है कि कई सारे ऐसे डिग्री होल्डर्स हैं जो जिनके पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है जो कोई एक स्किल्ड वर्कर के पास है, जो 10th पास है या फिर 12th पास है और उसने ITI किया हो। तो मेरा यही कहना है कि ये जो एक रेट रेस है, मतलब चूहों वाली दौड़ है कि सक्सेस के पीछे भागना है। आपने वो 3 इडियट्स मूवी भी देखा होगा जिसमें वो वायरस बोल रहा था, राइट? तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले हारना सीखे। हारे, जेलसी, एंगर, सेल्फिशनेस, ये जब हारेंगे हम, तब हम उसके जो ऑपोजिट क्वालिटीज है, जैसे एडमायरेशन, जैसे करेज, अगर डर को हारना है तो वो जब हम डर हारते हैं तो हम आपो-आप करेजियस बनते हैं, हम फियरलेस बनते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बुक में डिस्कस की। बहुत सही, अमेजिंग। मतलब मेरे पास एक्चुअल में वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ। वेरी ट्रू कि आपने सही कहा, हाउ टू बी अ लूजर। जब आप इन सारे नेगेटिव ट्रेड्स को, नेगेटिव क्वालिटीज को, और कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को गिव अप कर देते हैं, देन फिर आपका जो एक्सीलेंस है, आपका जो सक्सेस है, वो डेफिनेटली आगे आता है। अमेजिंग। सो अब बात आती है कि डेफिनेटली आपने अपनी जर्नी बताई हमें कि किस तरीके से आप मेंटल इलनेस से ओवरकम किया आपने, किस तरीके से आप जर्नी में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो आप लोगों को हेल्प करते हैं, आप थम्स अप फाउंडेशन के थ्रू या थम्स अप पेज के थ्रू, जैसे लेट्स से कि कोई एक पेशेंट आपको आता है आपके पास कि वो मेंटल इलनेस से या OCD का शिकार है। सो एक तो आपकी प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से उसको समझते हैं, आप किस तरीके से उसको हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, देखिए, मेरा सबसे बड़ा डिस्क्लेमर यही होता है जब मैं किसी से बात करता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, जो मैंने सीखा है, और जो मेरा एक रिसर्च का एक स्वभाव है, जो मैंने इसके बाद जो रिसर्च करना शुरू किया, उसके बेसिस पे मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। और इसमें भी मेरा कोई सेट मेथड नहीं है। तो ये मतलब कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार ये कैसे काम कर रहा है, बट मेरा ये तरीका है। हाँ, मैं अभी मतलब लास्ट मंथ ही मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एक फाइनेंशियल एड मिला है, फुल स्कॉलरशिप मिला है, जिसमें मैं ऑनलाइन पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो उसका एक कोर्स मैंने पूरा भी किया है। तो अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। बट हाँ, मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं अगर कोई सफर करता है तो मैं इससे बात करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि इसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो मैं उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजता हूँ। मतलब जो भी कोई एरिया में हो, कोई स्टेट में हो, वहां पर मैं जो काउंसलिंग करता हूँ उसका मैं एक पैसा नहीं लेता, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि मैं इसको एज सोशल सर्विस ही करना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैं इसलिए, हॉस्पिटल्स में मैं इसलिए भेजता हूँ क्योंकि काफी लोगों के पास ऐसे मनी, मतलब ऐसे रुपए नहीं होते। हाँ, फाइनेंशियल चैलेंजेस है। और अभी ये जो लास्ट 1 साल से जो हो रहा है, 1.5 साल से, बिल्कुल उसमें तो काफी तकलीफ है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे पहले तो जो भी हमको ट्रीटमेंट मिलता है वो बहुत कम पैसे में या फ्री होता है। ऑन द कॉन्ट्रारी,
जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर वो जो जिसे बोलते हैं ना, वो काउंसलिंग का जो एक स्कोप होता है वो इतना नहीं रहता और वो कॉस्टली है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है वो गलत है या खराब है, नहीं। तो ये मेरा एक काम करने का तरीका है। तो मतलब मेरा क्या है, हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में लोग इतना अच्छा नहीं सोचते हैं। वो ऐसा ही सोचते हैं कि अगर कोई किसी को तकलीफ है, कुछ मानसिक तकलीफ है, तो वो बंदा पागल है या पागल हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई ऐसा कुछ सफर कर रहा हो तो वो इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता, अगर जाता है तो वो इसलिए शेयर नहीं करता ताकि लोग ऐसा ना समझे कि यार ये तो पागलों के डॉक्टर को मिलने जाता है। तो थम्स अप फाउंडेशन से मेरा सबसे बड़ा मिशन यही है, इस माध्यम से, कि मुझे ये अवेयरनेस लाना है, एक जागरूकता लानी है, ना कि इंडियन मतलब हमारे कल्चर में, बट अक्रॉस द ग्लोब, कि मेंटल जो हेल्थ इश्यूज है वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज की तरह उनको हमें लेना सीखना चाहिए। बहुत सही, क्योंकि जो फिजिकल इश्यूज होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं, उनको हम समझ लेते हैं और उनको हम एनकाउंटर भी करते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें फीवर आता है, बुखार आता है, राइट, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। एग्जैक्टली, राइट। सोसाइटी वाले भी हमारी देखभाल करने आते हैं, लाइक मिलने आते हैं, कैसे हो आप, खबर अंतर पूछते हैं। राइट। बट सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग जब कोई आप कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हो। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि फैमिली मेंबर्स ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके जो लव्ड वन है उसको कोई ऐसी तकलीफ। तो ये मैं इसलिए बार बार ये दोहराता हूं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा एक फैमिली मिला कि जिनको भी नहीं समझ में आता था मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्होंने भी बहुत सफर किया है मेरे साथ, बट एटलीस्ट दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट का काउंसलिंग होता है, फैमिली मेंबर्स को भी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उनको बताते हैं कि आपको कैसे रहना है। तो अगर जब कोई मेरे पास आता है ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोई भी माध्यम से, तो मैं उनके फैमिली मेंबर से भी अलग बातचीत करता हूं, और मैं उनको सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर उस इंसान को कोई तकलीफ है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जो फिजिकल और मेंटल इलनेस में जो डिफरेंसेस सोसाइटी ने बना रखे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम घबराते हैं उन इश्यूज को सामने लाने में। और अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आपके अब जो फ्यूचर प्लान्स हैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को लेके, इस पर्टिकुलर अपने मिशन को लेके, वो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, अभी तो मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर मेरा सबसे पहला एक टास्क है, एक्चुअली आई एम ऑन द मिशन, कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सही में इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और फॉर्चुनेटली आई हैव मेट फ्यू पीपल हु आर आल्सो एक्टिंग एज अ वॉलंटियर ऑफ थम्स अप फाउंडेशन, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें से एक जो पर्सन है, शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो उनका भी मेरे जैसा ही है कि अगर हम कुछ कर रहे, मतलब अच्छा कर रहे हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से, तो हमें आगे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि सोसाइटी को हम हेल्प कर सकें। तो सबसे पहला मेरा ये एक गोल है कि मुझे थम्स अप फाउंडेशन को आई विल रजिस्टर इन नियर फ्यूचर एज अ फाउंडेशन। अभी जैसा मैंने बताया कि अभी मैं सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी वैसे हम कंसिडर करें तो ग्लोबली 75 कंट्रीज से भी ज्यादा और करीबन 25,000 से ज्यादा लोग थम्स अप फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो एक बार यहाँ पर रजिस्टर करके इसको मैं ग्लोबली लेके जाना चाहता हूँ। थैंक यू हार्दिक जी, आप हमारे शो पर आए, आपने अपनी जर्नी से हमें बहुत
मतलब एक अचंभित किया, मैं इंस्पायर भी नहीं कहूँगा, अचंभित किया कि आप किस तरीके से एक मेंटल इलनेस ओसीडी के शिकार हो के सुसाइडल स्टेज तक जाके एंड देन फिर अपनी ही जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा और सोसाइटी को देने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने जो अपनी जर्नी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एंड मुझे आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का जो ये मौका मिला उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका।